हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, इस साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। सीआरपीएफ की लगभग 1,29,000 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। तो ये भर्ती किस प्रकार से कब आएगी, किस प्रकार से इसमें फॉर्म भरेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, पूरा आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ फेक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। देखिए, मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जल्द ही आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। मैंने कुछ दिन पहले भी इसका वीडियो बनाया था और 3 महीना पहले जब राजपत्र प्रकाशित हुआ था इसको लेकर, तभी मैंने इसका वीडियो बनाया था। तो आप आज ये समझ लीजिए, आपको बहुत जल्दी ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अभी एसएससी जीडी के पूरा प्रोसेस चल रहा है, अभी 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। उसके तुरंत बाद ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो क्या किस प्रकार है, कब तक एक मैं एक्चुअल डेट भी बता सकता हूँ कि लगभग ये भर्ती कब तक देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा समझ लीजिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन आएगा, पूरी बात करते हैं। देखिए, शुरू से बात करेंगे। देखिए, सीआरपीएफ की जो नई भर्ती है जीडी की, उसकी कोई वैकेंसी जो आने वाली है लगभग 1,29,000 पदों पर आने वाली है। तो आपको क्या क्या चाहिए आपको अगर इस भर्ती में आपको जॉब लेनी है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस है ना, तो आपको डिफेंस के क्षेत्र में एक सरकारी नौकरी आपको श्योर मिल जाएगी। ठीक है, 1,29,000 पद कम नहीं होते हैं, बहुत पद होते हैं। जो थोड़ा सा भी सीरियस होगा उसको जरूर कहते हैं इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप पूरा डिटेल्स में समझ लीजिए, इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या कैसे कैसे करना है, आप समझ लीजिए। देखिए, क्या कहते हैं, जो जीडी की सीआरपीएफ की भर्ती आने वाली है, उसमें जो एज लिमिट आपकी मांगी गई है, एज लिमिट वो 18 से 23 साल के बीच मांगी गई है। 18 से 23 के बीच में मांगी गई है। और जो देखिए, अब स्क्रीन पर भी लिख के आ रहा होगा, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो कैटेगरीज वाइज में आपको बता दूं, जिनको आरक्षण मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल मिलेगा, मतलब ओबीसी वाले जो हैं वो इस फॉर्म को 26 साल तक अगर वो हैं तो वो डाल सकते हैं। और एससी एसटी वाले जो हैं वो क्या कहते हैं, उनको 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 28 साल के हैं तब तक वो उस फॉर्म को डाल सकते हैं। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 से 23 ही है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहेगा। अब एक चीज लाइन समझिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जो आपकी हाइट है, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, और क्या कहते हैं, कुछ कैटेगरीज जो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड की कैटेगरीज होती हैं, उसमें एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ये भी लिख के आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। किसको क्या कहते हैं रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या कहते हैं इसमें पीएसटी में फिजिकल क्राइटेरिया में क्या क्या रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए, जो थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर है मेल के लिए। और क्या कहते हैं, ये सेकंड पॉइंट पे बी पॉइंट पे लिखा हुआ है। और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। इसके बाद जो एसटी कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से, उनके लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर। और क्या कहते हैं, जो फीमेल हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। बाकी किस प्रकार से क्या क्या रिलैक्सेशन है, आप पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख लीजिए किस प्रकार से। वैसे नॉर्मली जो है वही 170 सेंटीमीटर है मेल के लिए, नॉर्मली 170 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद की बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है देखिए चेस्ट। हमारा चेस्ट कितना मांगा गया है। चेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन पर है वह मांगा गया है, कम से कम आपका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और मतलब सांस भर के जब हम चेस्ट को फुलाते हैं तो फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 80 से 85 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। ज़्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का फुलाव भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या कहते हैं, इस क्राइटेरिया को पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे 80 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव कम से कम होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। इसके बाद क्या मांगा, इसके बाद क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल पीईटी के बारे में क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज़ चेस्ट में बताना मैं आपको भूल गया था, जो एसटी कैटेगरी वाले लोग हैं, एसटी कैटेगरी देखो, ये जो अभी मैंने आपको बताया 80 से 85 वाला, ये जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए था। लेकिन जो एसटी कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए जो क्या कहते हैं, उनके लिए है जो चेस्ट चाहिए वो 76 सेंटीमीटर चाहिए, 76 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन उसमें भी फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए। फुलाव 5 सेंटीमीटर का जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो इसके लिए मतलब आपको 76 से 81 के बीच में चाहिए। ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। देखिए, फुलाव किस लिए मांगते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
फुलाव जो 5 सेंटीमीटर फुलाव इसलिए मांगते हैं कि जब भी आपको मतलब एक ट्राइबल सिचुएशन होगी, जब मतलब एक कठिन परिस्थिति होगी आपको युद्ध के दौरान या किसी भी दौरान, तो मतलब आपने जल्दी हाँफने लगने, आपकी जल्दी सांस ना फूलने लगे, इसलिए वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं। जिसका 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं होता है, कम होता है, मतलब वो बहुत जल्दी थक जाता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है, उसका मतलब थकान बहुत जल्दी हो जाती है, उसकी सांस फूलने लगती है। इस तरीके के लोगों को क्या कहते हैं दिक्कत होती है, तो उनका 5 सेंटीमीटर जो चेस्ट होता है वो फूलता नहीं है। ठीक है, खासकर जिसे अस्थमा वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनका 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है कि मतलब ये चेक करने के लिए आप जल्दी मतलब युद्ध के दौरान या किसी भी कठिन परिस्थिति में आप जल्दी हाँफने तो नहीं लगेंगे, जल्दी आपकी सांस तो नहीं फूलने लगेगी, इसलिए चेस्ट को मांगा जाता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाव में। अच्छा एक चीज़ और है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जैसे कि हो गया गढ़वाल, कुमोनी, ठीक है, डोगरास वगैरह, मराठास वगैरह, ये जो लोग हैं इनके लिए 78 सेंटीमीटर का मांगा गया। 78 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और फुलाव उनके लिए 5 सेंटीमीटर चाहिए। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हमारी इसकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या चाहिए? देखिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको दौड़ना है, बाकी किसी ना हाई जंप, लॉन्ग जंप कुछ नहीं मांगा गया है इसमें। ठीक है, तो क्या क्या इसमें मांगा गया है आपके सामने स्क्रीन पर होगा। 5 जो मेल कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और वहीं पर 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। 6.5 दो तरीके की रेस आपको दौड़नी है। पहले 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, फिर 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर दौड़ना है आपको 6.5 मिनट में। वहीं फीमेल की बात कर लें, अगर फीमेल की बात कर लें तो क्या कहते हैं, उनको दौड़ना है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर 8.5 मिनट में। और दूसरी उनकी जो रेस है वो है 800 मीटर 4 मिनट में। 800 मीटर उनको दौड़ना है 4 मिनट। दोनों रेस दोनों मेल और फीमेल को दोनों कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये कहते हैं क्राइटेरिया है पीईटी का। इसके आगे की बात कर लेते हैं। इसके आगे क्या है हमारा? इसके आगे है हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रहना चाहिए, स्क्रीन पर देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन मतलब 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट, मतलब आपका मतलब एक तरीके से आप 10वीं पास होने चाहिए। आप जो आपने कम से कम हाई स्कूल पास किया हो तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने कम से कम 10th तो पास किया ही होगा। ठीक है, तो मतलब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी एज अगर जनरल कैटेगरी में तो 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। बाकी आपको जो एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा कैटेगरीज वाइज वो होना चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिटर्न एग्जाम का सिलेबस, मेन चीज़ यही है। रिटर्न एग्जाम किस प्रकार से होगा? तो रिटर्न एग्जाम भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लीजिए। देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में आपको चूज़ करना है, चाहे आप तो हिंदी ले सकते हैं, चाहे आप तो इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हिंदी सब्जेक्ट ले सकते हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भर्ती हैं ये जनवरी से लागू हो गया है। अब जो पेपर लैंग्वेज की मोड पर लिया जाएगा उसमें 13 अलग अलग भाषाएं होंगी। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में पेपर आप दे सकते हैं। मतलब उस प्रकार से क्वेश्चन उसी भाषा में लिखे आएगा जिस भाषा में आप चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में या किसी में, मराठी में, जिसमें भी आप चाहते हैं 13 भाषाओं में लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या मांगा गया है? रीजनिंग मांगी गई है 20 नंबर, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। जीके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। रीजनिंग 20, जीके 20, मैथ 20 और ये हिंदी इंग्लिश इन दोनों में आप एक चुन सकते हैं। ठीक है, वो भी 20 क्वेश्चन आएंगे, चाहे हिंदी आप चुन लीजिए चाहे इंग्लिश। सारे क्वेश्चन 40, एक क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। ठीक है, तो 160 नंबर का आपका पेपर होगा। और जो निगेटिव मार्किंग होगी वह 1/4 की होगी। निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। इतनी आपकी निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये आप समझ गए होंगे। रिटर्न एग्जाम, देखिए मेन रिटर्न एग्जाम है। रिटर्न एग्जाम आप पास कर लेंगे तो क्या कहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, खासकर बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए 1,29,000 वैकेंसी है, 1,29,000 वैकेंसी है। रिटर्न एग्जाम में 8 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। 8 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे तो बहुत बच्चे पास किए जाएंगे। लगभग 10 लाख के ऊपर बच्चा पास किया जाएगा रिटर्न एग्जाम में। तो आप ये समझ लीजिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इतने तो लगभग फॉर्म है पड़ेंगे, 20-22 लाख ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे जाके इसमें। ठीक है, तो 10 लाख तो आपका रिटर्न में पास किया ही जाना, मेरिट भी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो बिल्कुल तैयार रहिए आप इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो अगर आपको जॉब चाहिए किसी सेंट्रल मतलब डिफेंस के क्षेत्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तो मैं आपको बता दूँ 8 गुना मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ साफ 8 गुना कैंडिडेट रिटर्न के लिए पास किया जाएगा। 10 लाख के ऊपर है पास किया जाएगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके बाद क्या आता है। रिटर्न एग्जाम हो गया, इसके बाद आता है पे स्केल। पे स्केल भी देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक सेकंड मैं बताता हूँ। पे स्केल
पे स्केल आपका कितना है 21,700 से 69,100 रुपये, मतलब 21,700 से 21,700 रुपये से 69,100 रुपये। ये आपका ग्रेड मतलब जो पे स्केल है ये है। ये किस ग्रेड की जॉब है? ये लेवल 3 की जॉब है, लेवल 3 की जॉब है ये, ठीक है। बहुत अच्छी सैलरी है। बाकी जो आपको क्या कहते हैं जो भी मतलब TAD जो मिलता है अलग से वो तो आपको मिलेगा ही, खासकर ये आपकी पे स्केल है, ठीक है। 21,700 से 29,100 रुपये ये आपकी पे स्केल है। अब पे स्केल भी हो गया, इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद बचता है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या इसमें मांगा गया है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में पहला तो आपका रिटन एग्जाम हो गया, जो आपको मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर रिटन एग्जाम हो गया सिलेक्शन प्रोसेस में, ये तो आ गया आपका रिटन एग्जाम। दूसरे नंबर पर आपका PT और PST हो गया, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मैंने आपको दोनों बता दिए किस प्रकार से होगा, ठीक है। पहले जो मेन सिलेक्शन के प्रोसेस है वो रिटन एग्जाम, फिर PT और PST ये होगा। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब DV होगा। आपकी जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, मतलब जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, और जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके वो आपके चेक होंगे। इसके अगर उसमें कोई दिक्कत भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा उसके लिए सही कराने के लिए, लेकिन आपको सही करा के देनी होगी तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है ना। तो अगर आप तुरंत आपको फेल नहीं करेंगे DV में, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई थोड़ी बहुत गलती है, आपके नाम में गलती है, पिताजी के नाम में किसी कोई छोटी मोटी गलती है, तो उसको आपको सही कराने का टाइम तो दे देंगे, लेकिन जब आप सही करा के उनको दिखा देंगे तभी आपको ज्वाइनिंग देंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपको तुरंत बाहर नहीं किया जाएगा, अगर आप नहीं दे पाते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको तो अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है तो आप टेंशन मत लीजिएगा उसकी, आपको मतलब टाइम दिया जाएगा आपको अपने मतलब डॉक्यूमेंट सही कराने के लिए। इसके बाद क्या कहते हैं DV के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल आपका पूरी तरीके से होगा, जिस प्रकार से जो क्राइटेरिया होता है मेडिकल का CRPF का, उसी प्रकार से आपका मेडिकल होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर आप मेडिकल में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है आपको तो आपका रीमेडिकल होगा। रीमेडिकल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, वरना रीमेडिकल में पास हो जाते हैं तो फिर आपको फाइनल मेरिट का इंतजार कीजिए। फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस। एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी? एप्लीकेशन फ़ी भी देख लीजिए। देखिए ST ST जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 1 रुपये नहीं रहेगी। बाकी अदर कैंडिडेट बचते हैं, जनरल OBC EWS, इनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। और अब दूसरे आखिरी में बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया जो आपको मांगा, जो एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसमें जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप कब से अप्लाई कर सकते हैं ये आप प्रूफ समझ लीजिए कब से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये भारत का राजपत्र है जो प्रकाशित किया गया था। इसमें ये जो नई दिल्ली में बुधवार को अब 5 अप्रैल 2023 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 5 अप्रैल, शायद थोड़ा सा धुंधला आ रहा हो, देख लीजिएगा, थोड़ा सा जो क्वालिटी है वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। उसमें साफ साफ लिखा है 5 अप्रैल 2023 को क्या कहते हैं इसको प्रकाशित किया गया था, और ये अधिसूचना नई दिल्ली में 5 अप्रैल को दी गई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या कहते हैं ये वैकेंसी मतलब एक तरीके से एश्योर कर दी गई है। बहुत जल्दी वैकेंसी आनी है, कब तक आनी है वो समझ लीजिए। देखिए जैसे कि आपका SSC GD का जो एग्जाम चल रहा है, अभी जो मतलब भर्ती पूरी नहीं हुई है 2022 वाली, वो भर्ती आपकी जल्द पूरी हो जाएगी, लगभग आपकी मतलब अगस्त या सितंबर में, मतलब अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। आपकी भर्ती जो है अगस्त या सितंबर में आपकी भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ज्वाइनिंग भले ना हो लेकिन फाइनल मेरिट आ जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके तुरंत बाद SSC GD के थ्रू भी ये भर्ती देखने को मिल सकती है, अलग से भी आधी भर्ती देखने को मिल सकती है, और SSC GD के थ्रू भी देखने को मिल सकती है। इस बार जो CRPF की भर्ती हो रही है वो SSC GD के थ्रू ही हो रही है, ठीक है। तो अलग से भी देखने को मिल सकती है और SSC GD के थ्रू भी ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो आप ये मान के चलिए आपकी जो वैकेंसी है ये वाली अक्टूबर या नवंबर से आपके जो हैं ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल तैयारी बना के रखिएगा। भर्ती पूरी होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 साल के अंदर है भर्ती कंप्लीट हो जाती है। इस बार SSC GD ने थोड़ा सा दिक्कत किया है, 1 साल से ऊपर टाइम ले लिया है। अभी तक SSC GD 2022 की भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, पिछले जितने 3-4 सालों से बिल्कुल भर्ती टाइम पर हुई है, लगभग 11 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाती है, लगभग 11 महीने के पहले भर्ती कंप्लीट हो जा रही है। लेकिन इस बार थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो उसी प्रकार से हम मान के चलिए कि जो वैकेंसी अगर आपकी अक्टूबर या नवंबर में आ जाती है तो अगले साल अक्टूबर या नवंबर के पहले आप वर्दीधारी होंगे, ठीक है। तो पूरी आपको जानकारी मैंने दे दी है इस भर्ती को लेकर। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, फिर भी आपको कुछ लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है किसी डॉक्यूमेंट में, आपको कोई मतलब कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में उसका जवाब दे देता हूँ, हर कमेंट में मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। आप पहले की वीडियो में चेक भी कर सकते हैं। तो
वीडियो क्या कहते हैं, इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। अगर कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।